प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, टॉपिक पर आने से पहले मैं तुम लोगों से एक डच पेंटर विंसेंट वैन गॉग के बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी बातें हैं। बच्चों, विंसेंट वैन गॉग का जन्म हॉलैंड नीदरलैंड में 1853 में हुआ था। समझ गए ना? मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था। वैन गॉग की गिनती दुनिया के प्रसिद्ध चित्रकारों में होती है और अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में उसने बहुत ही बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई हैं। समझ गए ना? उसके मित्रों ने एक बार वैन गॉग से पूछा कि तुम चित्र किस लिए बनाते हो? क्या इसलिए बनाते हो कि तुम दूसरे चित्रकारों से आगे निकल जाओ? जानते हो बच्चों, वैन गॉग ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि मुझे तो कभी दूसरों का ख्याल ही नहीं आता। ये दूसरों से क्या मतलब है? क्या तुलना है? दूसरे दूसरे हैं, मैं हूं। उसने कहा कि मैं स्वयं से ही आगे निकल जाऊं, यही पर्याप्त है। ध्यान दीजिएगा, मैं स्वयं से ही आगे निकल जाऊं, यही पर्याप्त है। और जिस बच्चे ने अपनी शिक्षा में इस बात पर ध्यान दिया, शिक्षा में दूसरों से आगे निकलना नहीं है बच्चों। बड़े हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो महत्वाकांक्षा सिखाती है, महत्वाकांक्षा से भरी हुई है। समझ गए ना? और इसी गलत शिक्षा का परिणाम है कि आज दुनिया में चारों तरफ जो भी युद्ध और हिंसा का वातावरण देख रहे हो ना, ऐसी ही गलत शिक्षा के कारण हुआ है। समझ गए? वास्तविक शिक्षा वही है जो प्रेम सिखाती है, जो प्रेम पर, महत्वाकांक्षा पर नहीं, प्रेम पर आधारित हो। दूसरों से आगे निकलने की सोच पर नहीं, स्वयं से आगे निकलने की सोच पर आधारित हो। जैसे स्वयं से आगे निकलने, स्वयं को ट्रांसेंड करने का, स्वयं का अतिक्रमण करने का क्या मतलब है? जैसे आज मैंने किसी एक्सरसाइज के 2 प्रश्न बनाए, कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 प्रश्न बनाऊं, अगले दिन 4 प्रश्न बनाऊं, एंड सो ऑन। इस तरह से कोई भी विषय पढ़ते हैं तो ये है स्वयं का अतिक्रमण। और जहां पर प्रतिस्पर्धा होगी, जहां पर महत्वाकांक्षा होगी, वहां पर हिंसा होगी। इसीलिए आज दुनिया का पूरा समाज हिंसा से भर गया है। तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा कि विगत वर्षों में इस दुनिया ने करीब 50,000 से ज्यादा युद्ध लड़े हैं, और आज भी देखो वर्तमान में चल रहा है। और युद्ध की खबरें, युद्ध की हिंसा बच्चों पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है बच्चों, बहुत ही व्यापक प्रभाव होता है। इसलिए मैं तो कभी टीवी देखता ही नहीं देखता हूँ। लोगों को मरते हुए, बम और मिसाइलों को गिरते हुए क्या देखना, क्या ये स्वस्थ चित्त का लक्षण है? आधुनिक शिक्षा में चारों तरफ देखता हूं मैं, उसने नीट फोड़ दिया, उसने वो क्रैक कर दिया। क्या कर रहे हैं? दुनिया की सारी शिक्षाएं रोटी कमाने की कुशलता से ज्यादा नहीं है, आजीविका सिखा रही है बस। और वास्तविक शिक्षा वही है बच्चों जो लाइफ और लिविंग दोनों देती है, जो रोटी कमाने का तरीका सिखाती है। समझ गए ना? वो जीवन जीने का ढंग भी सिखाती है, ताकि जीवन में आनंद, प्रेम और करुणा से भर जाए व्यक्ति का जीवन। वो जीवन धन्य है। और वो शिक्षा जो है बच्चों वास्तविक शिक्षा है। ठीक है बच्चों, विषयांतर हो जाएगा ज्यादा कहने से, लेकिन वैन गॉग की बात है स्वयं का अतिक्रमण करना है। स्वयं के अतिक्रमण करने में ही आनंद है, आनंद पूर्वक सीख जाओगे। समझ गए ना? और फोन क्रैक की भाषा बच्चों हिंसक भाषा है, मैं ऐसी भाषा में विश्वास नहीं करता हूं। समझ गए ना? ऐसी भाषा से शिक्षक के पास कम से कम भाषा के मामले में तो उसे दरिद्र नहीं होना चाहिए। नहीं,
सफलता को व्यक्त करने के बहुत सारे शब्द हैं। आइए बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पर। आज बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे? डेफिनेशंस ऑफ नहीं चल रहा है। Definitions of fundamental units। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि जितनी भी यूनिट्स हैं सभी आर्बिट्रेरी चूजन हैं। नहीं, सभी क्या है? आर्बिट्रेरी चूजन है। तो चुनने का काम कौन करता है? गांव के ग्राम प्रधान, मुखिया जी, कौन? बोलिए। डीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? नहीं बच्चों, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, समझ गए ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मई 1875। इस इंटरनेशनल बॉडी का नाम क्या है? CGPN। ठीक, क्या है? कॉन्फ्रेंस जनरल despoils it measures। इंग्लिश भाषा के ये नहीं मेजर्स में होता है, इसलिए मत होइएगा कि गलत स्पेलिंग हो गई, बता देते हैं। ये फ्रांसीसी भाषा है, लिखा है फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द। अंग्रेजी भाषा में क्या होता है? जनरल कॉन्फ्रेंस, इसका फुल फॉर्म जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। This international body decides the definition of units or any correction in units from time to time। समझ गए बच्चों? इस संस्था की अंतर्गत एक और संस्था, इंटरनेशनल संस्था, क्या है? BIPM आएगा, उसका भी जिक्र डिफिनेशन में आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। इसका फुल, ये भी फ्रांसीसी भाषा से आएगा। ब्यूरो इंटरनेशनल despoils it measures। ये जनरल कॉन्फ्रेंस, ये क्या है? सर्वोच्च संस्था है बच्चों, सर्वोच्च इंटरनेशनल संस्था है। ये इसका क्या है? फंक्शनिंग बॉडी है। समझ गए ना? इसका अपना सेक्रेटारिएट, ऑफिस है और प्रयोगशाला है। क्या हो गया अंग्रेजी में? ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जो भी मास का प्रोटोटाइप है इसी के पास रहता है। समझ गए बच्चों इतना?
चलिए बच्चों, अब आते हैं लेंथ को डिफाइन कर। लेंथ के का जो एसआई यूनिट है मीटर, उसको डिफाइन करते हैं। The meter. The length of the path traveled by light in vacuum in मतलब इतने सेकेंड में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस तय करता है इज नोन एज मीटर, मतलब 1 मीटर। उसको मीटर, 1 मीटर मान लिया गया है। जितनी भी लंबाई तय होगी उस लंबाई को क्या कहा गया है? 1 मीटर सारी दुनिया ने मान लिया है। समझ गए ना? समझ गए बच्चों? जानते हो लाइट की स्पीड कितनी होती है? लिखते हो इतना? देखो यहां, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द डिस्टेंस traveled by light in 1 by 458 seconds कितना माना गया है? इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेकेंड में इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? डेसिमल यहां पर, यहां से 2 अंक ले आइए, यहां 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 9979245 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 8। इतने सेकेंड में कितनी डिस्टेंस है? 1 मीटर। इसी को यहां लिख दिया गया। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? जरा भाई, यूनिटी मेथड है। सेकेंड कितना हो गया? और राउंड फिगर में इसको लिखोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? यहां पर 1 मिनट, यहां पर 10 टू द पावर 8 छूटा हुआ है। 10 टू द पावर 8 सेकेंड। एट मीटर पर सेकेंड। देखिए मतलब इतने सेकेंड में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड में 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को पूरी दुनिया ने
जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर ने 1 मीटर मान लिया। कितनी सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। और मैं जानता हूं किताब खोलते हुए एनसीईआरटी कोई भी तो डेफिनेशन नहीं देखते, अरे क्या हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी सिलेबस में है, तुमसे पेपर सेटर क्या होगा, तुमसे पूछ करके क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता है। तुम्हारे सिलेबस में पूछा जा सकता है व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 सेकेंड, व्हाट इज 1 केल्विन, व्हाट इज 1 एम्पियर। समझ गए बच्चों। इसलिए समझिए, और समझने के बाद आसान हो जाती है, फिर लैंग्वेज में लिख लोगे। इसको बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक ना। डेफिनेशन ये नोट कर लीजिए, इस बुक में भी है, लेकिन लिखना राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बुक में अपने एनसीईआरटी के देखिएगा, डेफिनेशन के नीचे 1983 लिखा गया है। इसका मतलब ये डेफिनेशन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर के द्वारा, सीजीपीएम के द्वारा 1983 में ये मीटर की डेफिनेशन दी गई थी। इसका अर्थ यही है। इसका मतलब इसके पहले और लेंथ की डेफिनेशन अलग दी गई थी, उसको बता देते हैं बच्चों। 1889 से 1960 तक जानते हैं बच्चों लेंथ की डेफिनेशन क्या थी, लिख देते हैं इसको। मीटर की डेफिनेशन क्या थी, द लेंथ बिटवीन टू मार्क्स on a platinum iridium rod kept at Sévigné, पेरिस, फ्रांस। ये शेवर जो है बच्चों क्या है, पेरिस का एक कस्बा है, 7-8 किलोमीटर शायद है वहां से, फ्रांस में। जानते हो राजधानी, ये महत्वपूर्ण है। एक छड़ रखी गई पहले, उस छड़ पर 2 चिन्ह बने थे, और इन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी जितनी भी हो उसको कितना मान लिया गया, 1 मीटर मान लिया पूरी दुनिया ने। तो 1889 से 1960 तक यही मीटर की क्या थी, डेफिनेशन थी। समझ गए ना। बाद में समय के साथ साथ क्षण क्या हो गई, खराब होने लगी, तो लेंथ का मेजरमेंट क्या हो जाएगा साहब, यहां से क्षरण होने लगे। समझ गए ना। इसलिए इसके कारण क्या हुआ, मीटर की डेफिनेशन को बदल दिया गया और क्रिप्टॉन 86, ये क्रिप्टॉन का एक आइसोटोप है। समझ गए ना। कई आइसोटोप्स होते हैं, लगभग 34 आइसोटोप्स हैं क्रिप्टॉन के। इससे जो निकलती है प्रकाश, उस प्रकाश की निकलने वाली तरंग धैर्य के आधार पर लेंथ को क्या किया गया, डिफाइन, सॉरी मीटर को डिफाइन किया गया। समझ गए ना। इतनी वेवलेंथ्स जितनी लंबाई में आती हैं, समझ गया ना। क्रिप्टन 86 से निकलने वाले प्रकाश के वेवलेंथ जानते हो, प्रकाश क्या है, वेव है। समझ गया ना। वेव की वेवलेंथ होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, एम्पलीट्यूड होगा। समझ गया ना। तो इतनी वेवलेंथ्स इस क्रिप्टॉन 86 के निकलने वाले प्रकाश की इतनी वेवलेंथ जितनी लंबाई में आती हैं, उस लंबाई को क्या माना गया, 1 मीटर माना गया। समझ गए बच्चों। 1983 से पहले की ये डिफिनेशन कब तक मानी जाती रही,
1960 से हाँ 83 के बीच तक। ये और 93 में तुमको ये जो ऊपर लिखे हैं डिफिनीशन ये दी गई थी। उम्मीद है बच्चों लेंथ की डिफिनीशन ठीक से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केजी को डिफाइन करेंगे। आइए बच्चों अब किलोग्राम क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं। किलोग्राम the kilogram is the mass of international of a international प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब जानते हो नमूना, स्टैंडर्ड नहीं, मानक। प्रोटोटाइप but the kilogram is the mass of a international prototype। क्या है ये इंटरनेशनल प्रोटोटाइप क्या है? इट इज a cylinder or block platinum iridium alloy kept at Sevres near Paris। वही यूलेंट में लिखवाया है। तो 1860 से डिफिनीशन उसकी थी, नियर पेरिस फ्रांस। जो प्लेटिनम इरिडियम का ही क्यों होता है कि मन में ख्याल आता होगा, नहीं, जो एलॉय होती है उसका जब एक्सपोजर होता है एटमॉस्फेयर से तो उसमें क्या होता है, उसका क्षरण नहीं होता है। समझ गए ना? जैसे लोहे में जंग लग जाती है तो क्या होता है, वो झड़ने लगता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए प्लेटिनम इरिडियम की धातु क्या होती है, नहीं तो क्या होगा, अगर उसमें रस्टिंग लग हो जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। समझ गया ना? और यही नमूना है, इसी के द्वारा पूरी दुनिया के जितने हैं क्या है मेजरिंग जो बॉक्स हैं सभी बने हुए हैं, इसी के आधार पर बने हैं। समझ गया ना? समझ गए बच्चों? मान लिया है पूरी दुनिया ने उस ब्लॉक का मास जितना भी होगा साहब, जैसे छड़ की लंबाई को मान लिया गया था। 1889 से 1960 तक डिफिनीशन थी। उसमें क्षरण हो रहा था उस लंबाई में प्लेटिनम की, इसीलिए क्रिप्टन का माना गया। फिर उसके बाद 1983 में इसको माना गया। समझ गया ना? लेंथ की डिफिनीशन, ये डिफिनीशन बच्चों 1889 में दी गई थी, देखिएगा अपनी बुक में। जिस समय ओराड वाली डिफिनीशन क्या है दी गई थी, उसी समय मास वाली डिफिनीशन दी गई थी बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल
ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, at Sèvres, near Paris, France. मेरे विषय बच्चों सारी डिफिनीशन को समझना था कि रटना नहीं पड़े तुमको, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सको। समझ गया ना? जो कंटेंट की मेन बातें हैं डिफिनीशन की, उनको तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सको। कोई जरूरी नहीं कोई बुक की लैंग्वेज है, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं वही लैंग्वेज उसी तरह से लिखो ने। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है? थर्ड हम लोगों का क्या है? सेकंड है बच्चों। ठीक ना? पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सेकंड डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए बच्चों, 1 सेकंड क्या होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक ना? दी सेकंड SI यूनिट ऑफ टाइम। डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं बच्चों। 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ periods of radiation corresponding to unperturbed transition between the two hyperfine levels unperturbed transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 एटम। तो डिफिनीशन पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग एक एक शब्द पर क्या करते हैं, इस डिफिनीशन को समझते हैं। देखने को तो किताबों में भी लिखा है, पहले इसको नोट कीजिए बच्चों, तब इसको डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों सेकंड की डिफिनीशन को समझ लेते हैं। 1 सेकंड क्या है? इतने रेडिएशंस जो हैं बच्चों, जितने समय में होते हैं उस समय को 1 सेकंड मान लिया गया है। ठीक, आइए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। सीजियम ये जानते हो एटॉमिक, cesium-133 एटम, समझ गए ना? सीजियम के 2 और आइसोटोप होते हैं, समझ गए? वो दोनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब जानते हो कि न्यूक्लियस है, एटम के चारों तरफ क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्बिट में अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, और हर ऑर्बिट की क्या होती है? एनर्जी क्वांटाइज निश्चित होती है, कितना कितना, फर्स्ट की कितनी होगी, समझ गए ना? सेकंड की कितनी होगी, डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। En-13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहली कक्षा में इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो
ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हो, इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कहते हैं। जब किसी पदार्थ पर क्या होती है, एनर्जी पड़ती है, कोई रेडिएशन उस पर पड़ता है या उसको गर्म किया जाता है, तो उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्तेजित होकर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ये अनस्टेबल स्टेट होती है। वो 10⁻⁻8 सेकेंड क्या होता है? टकराते हैं और फिर क्या होते हैं? अब ये नहीं कि जहां से गए हैं उसी में फिर आएंगे, कोई नहीं, अपने से नीचे किसी भी एनर्जी लेवल पर, किसी भी ऑर्बिट पर वो आ सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो जब जंप करते हैं तो दोनों एनर्जी लेवल के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है, समझ गए ना बच्चों? वो एनर्जी क्या होती है? इमिट होती है। समझ गए ना? एनर्जी क्या होती है? इमिट होती है। वही रेडिएशन है। समझ गए ना? रेडिएशन इमिट होगी। ठीक, तो इतना रेडिएशन बच्चों, ट्रांजिशन जानते हो? संक्रमण, कंफ्यूज मत, ट्रांजिशन बिटवीन दी टू हाइपर फाइन लेवल्स क्या होता है? डिटेल में मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहां बता देते हैं। यहां न्यूक्लियस बच्चों जानते हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, तो यहां जो न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जानते हो पॉजिटिवली चार्ज है। समझ गए ना? तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि इससे न्यूक्लियर फोर्स शक्तिशाली होता है और केवल क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओवरकम करके इनको बांधे रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेबल होते हैं, वाइब्रेशन होता रहता है, ऑस्किलेशन होता रहता है न्यूक्लियस में भी। और जब भी चार्ज पार्टिकल ऑस्किलेट करते हैं तो बच्चों क्या होता है? और एनर्जी क्या कहते हैं? रेडिएट कर, रेडिएशन होता है, नहीं ऊर्जा का। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? सेटअप हो जाता है। समझ गया ना? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। हो गया आगे। और जो कोई चीज स्फेरिकल ऑर्बिट में घूमती है तो क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। समझ गया ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई ओमेगा से करते हैं, थीटा बाई टी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो है किसका? न्यूक्लियस का। इसके बीच में क्या होता है? म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। समझ गए ना बच्चों? जिसके कारण जो ये एनर्जी लेवल्स है और भी क्या होता है? फाइन एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं। उन विभाजित, उन सूक्ष्म और सूक्ष्म एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? हाइपर फाइन लेवल कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो एक अधिक एनर्जी वाले हाइपर फाइन लेवल से कम एनर्जी वाले हाइपर फाइन लेवल में जब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो रेडिएशन क्या होता है? इमिट होता है। और इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन जितने समय में होते हैं, उस समय को क्या माना गया है? 1 सेकेंड मान लिया गया है। समझ गए बच्चों? उम्मीद है तुम्हें सेकेंड की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। नहीं, ये थोड़ी फिगर है, इसको याद करने में देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया? 4 लाख, 10 लाख, करोड़। नहीं बच्चों, ये कहीं पॉइंट छूटा है। यहां देखिए, 2 छूटा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 2 छूटा हुआ है बच्चों, यहां नोट कर लीजिए। 192 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब, 19 करोड़, 26 लाख, 31,770। इतने रेडिएशंस का जो भी ड्यूरेशन, इतना रेडिएशन जितने समय में होता है बच्चों, सीजियम एटम में 2 हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन के कारण जो रेडिएशन होता है, तो इतने रेडिएशन जितने ड्यूरेशन में होंगे, जितने समय की अवधि में होंगे, उस समय की अवधि को 1 सेकेंड मान लिया गया। उम्मीद है बच्चों समझ गए होंगे। समझ गए बच्चों? इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं? एम्पियर को डिफाइन कर लेते हैं। 1 एम्पियर करंट क्या है? 1
एम्पियर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े बच्चों कि किसी भी धारावाही चालक से, करंट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ये। और दूसरी बात क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए, समझ गए ना, तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स कितना होता है, आई बी एल साइन थीटा। ये मैग्नेट थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ के बीच का क्या है, एंगल, उसका साइन है। इतनी बात बस दिमाग में रखोगे तो ये एम्पियर की डिफिनेशन समझ सकोगे। अब देखो दो ये क्या है, करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक, दोनों क्या है, पैरेलल हैं और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। समझ गए। अब देखिए करंट का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा तो क्या होगा, बी चेंज हो जाएगा, और बी चेंज होगा तो क्या होगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। इसीलिए डिफिनेशन में क्या होती है, करंट को हम कहते हैं कांस्टेंट या स्टीडी करंट। अब बच्चों इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें यह वायर है तो उस पर फोर्स लगेगा, और इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पर भी, मतलब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक, करंट जब सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और करंट क्या होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक, तब क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये तो फोर्स का नेचर हो गया। ठीक, अगर बच्चों एक ऐसी स्टीडी करंट प्रत्येक वायर में फ्लो हो जिनकी लंबाई क्या है, इनफाइनाइट है, और जिनका क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, नेग्लिजेबल है, मैंने बहुत पतले तार हैं, जितनी कल्पना कर सकते हैं उतने पतले तार हैं, दोनों को पैरेलल 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, प्रत्येक मीटर की लंबाई पर क्या करेंगे बच्चों, इतना फोर्स दोनों वायर एक दूसरे पर लगाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे इतने फोर्स से, और दोनों इतने फोर्स से क्या होंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल करेंगे। तो जितनी भी करंट फ्लो, करंट का जो भी मैग्नीट्यूड फ्लो हो रहा है जिसके कारण 1 मीटर की दूरी पर रखे गए इन पैरेलल वायर्स के बीच में, समझ गए बच्चों, फोर्स, इतना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है उसके मैग्नीट्यूड को 1 एम्पियर मान लिया गया है। समझ गए बच्चों, यही है 1 एम्पियर करंट की डिफिनीशन। बच्चों समझ गए, इसकी डिफिनीशन बच्चों लिख लेते हैं हम लोग। वन एम्पियर इज द स्टीडी या स्टीडी, बताया ना क्यों, या कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसके कारण फोर्स चेंज हो जाएगा, इसीलिए स्टीडी। 1 एम्पियर इज स्टीडी या कांस्टेंट करंट फ्लोइंग in each two parallel conductors and wires of infinite length and negligible
नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन में बहुत ही तार पतले हैं। At 1 meter apart to each other, will produce a force of 2.0 into 10 to the power minus 7 Newton पर मीटर। यही डिफिनेशन है बच्चों 1 एम्पियर is the study of constant current flowing in each two parallel conductors of infinite length and in negligible cross section at 1 meter apart to each other will produce a force of 2.0 into 10 to the power minus 7 Newton per meter। नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, केल्विन को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, 1 केल्विन टेम्परेचर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। दी केल्विन नंबर 5, बहुत आसान डिफिनेशन है बच्चों। 1 केल्विन बच्चों किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो तो कैपिटल लेटर, पूरा नाम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, सिंबल कैपिटल के में हो सकता है, जैसे एम्पियर का कैपिटल है, केल्विन का कैपिटल की, लेकिन पूरा नाम यूनिट का कभी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता, याद रखिएगा। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ the thermodynamic temperature ऑब्लिक, या इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। डिफिनेशन लिख लें तब इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। of the triple point of water। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है बच्चों, इसको समझ लेते हैं। थोड़ा यहां नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। एट 0.01 डिग्री सेल्सियस, यही है बच्चों ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, समझ गए ना। एट 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर pure water coexist in all its 3 states। सॉलिड मतलब क्या हो गया, आइस, वाटर ही जानते हो, लिक्विड वाटर, एंड गैस वाटर वेपर।
अपनी इन तीनों अवस्थाओं में एक साथ इस टेम्परेचर पर रहता है बच्चों। समझ गया ना? 0.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ये भी तुम जानते हो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां लिख देते हैं इधर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इतना हो, वायुमंडलीय दाब इतना हो और टेम्परेचर इतना हो, तो वाटर क्या होता है? प्योर वाटर, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब तीनों स्टेट में क्या रहता है? इक्विलिब्रियम में, संतुलन की अवस्था में रहता है। बड़ी मिरेकल टेम्परेचर है बच्चों। इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? ये 9th क्लास में पढ़े हो, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़िएगा, किसी परफेक्ट गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा होती है E/3/2 kT। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है औसत गतिज ऊर्जा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0 रखिएगा तो क्या होगा? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है? 0 डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री का 0 केल्विन का मतलब हुआ -2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें इतना जोड़ दोगे तो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं? 273 जोड़ देते हैं तो 0 आ जाता है, केल्विन में आ जाता है। केल्विन में से इतना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। समझ गए? आप देखिए 0.01 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 273 जोड़िए, 273.15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 273.16 केल्विन हो जाएगा। ठीक, और इसका 1/273 पॉइंट कितना कीजिएगा? ये छूट गया क्या? यहां छूट गया बच्चों, यहां नोट कर लीजिए। 1/273.16 फ्रैक्शन of the thermodynamic or absolute temperature of the triple point of water। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया? ये हो गया एब्सोल्यूट या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना हुआ? ऑफ वाटर 0.0 डिग्री 1 सेल्सियस होता है। केल्विन में क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पर क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और इसका क्या निकालिएगा? 1/कीजिए 1/273.16 इंटू 273.16 केल्विन, ये कट जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 1 केल्विन। मतलब केल्विन का मतलब 1 केल्विन। समझ गए बच्चों? कितनी आसान डिफिनेशन है ये, नहीं? ठीक है बच्चों, जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, समझ गया ना? उनको क्या करें? मोल रह गया और क्या हो गया? कैंडिला रह गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसको समझ लेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।